गुड मॉर्निंग जी। तो कल हमने देखा था कि जो हेलोअरीन्स होते हैं और जो विनाइल हैलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। यही देखा था ना हमने, क्यों नहीं देते हैं उसके हमने 5 रीज़न डिस्कस कर लिए थे। तो मैं अब आपको कह रहा हूँ कि जो हेलोअरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो कुछ कंफ्यूज नहीं हो रहे आप लोग? भाई कल आपको सिखाया, कल हमने इतने डिटेल के अंदर 5 रीजंस पढ़े कि जो हेलोअरीन्स होते हैं और जो विनाइल हैलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते उसके हमने 5 रीजन दे दिए, अच्छे से डिस्कस करें। अब मैं आपको कह रहा हूं कि जो हेलोअरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, बट एट ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब होता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे हम, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। ठीक है, देखो पहला एग्जांपल, जैसे कि आपने लिया लेट्स से हेलो एल्केन का पढ़ रहे हैं ना, ये लो हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया। हम तो केमिकल प्रॉपर्टी हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स का पढ़ रहे हैं, तो हेलो अरीन से मैंने क्लोरो एल्केन पिक करा। इसमें आप ऐड कर दो एक्वस NaOH। ठीक है, ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब मैंने क्या बताया आपको, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो आप टेम्परेचर रख दो 623 केल्विन, प्रेशर रख दो 300 ATM। ठीक है जी, प्रेशर रख दो आप 300 ATM। अब क्या होगा, Cl की जगह लग जाएगा ONA, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड प्लस सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब आपने क्या करना है, इसमें एसिड ऐड कर दो, डाइल्यूट HCl ऐड कर दो। ठीक है, होगा क्या, Na के प्लस Na की जगह पे H आ जाएगा और आपका फिनॉल बन के तैयार। तो आप देख सकते हो कि सीधा सीधा अगर मैं देखूं, जनरली देखूं, तो Cl के प्लेस पे क्या लग गया है, OH लग गया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है। तो हेलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, बट एट ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। ठीक है जी, अब एक बात बताओ, हेलोअरीन्स आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे रहा है, उसके हमने 5 रीजन देखे थे। एक रीजन हमने क्या देखा था कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, बेंजीन के प्लेन के ऊपर, बेंजीन के प्लेन के नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा दूं तो न्यूक्लियोफाइल मेरा आसानी से अटैक कर जाएगा। हम तो भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं ना, जब न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे। तो इधर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं कर पाता है, जिसमें से एक रीजन हमने क्या डिस्कस करा था कि बेंजीन के प्लेन के ऊपर और बेंजीन के प्लेन के नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अगर मैं कुछ ऐसा करूं, कोई ऐसा ग्रुप इधर अटैच कर दूं जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अबव दी प्लेन और बिलो दी प्लेन उसको घटा दे, तो क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा? फिर दे देगा ये। ठीक है, एक और चीज़ सुनो, मैंने कल भी बताई थी, मैं फिर से बता रहा हूँ, हेलोअरीन्स के बारे में बता रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन ही पिक कर रहा हूँ फिर से। ये मैंने कल भी बताई थी आप लोगों को। ठीक है, ये जो क्लोरीन होता है ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये जो क्लोरीन है ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कल भी बताया था ये मैंने। और ये -I इफेक्ट भी शो करता है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करता है। ठीक है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है। ठीक है, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, तो लिख देता हूं विच लीड्स टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, विच लीड्स टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और एक और चीज सुनो, क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, इनफैक्ट 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, और लोन पेयर की वजह से यहां पे क्या होगा, रेजोनेंस, जिसको हम लोग बोलेंगे प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। ये जो क्लोरीन है ना, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पर अटैक करेगा या पैरा पर अटैक करेगा। ये हमने सब 11th में पढ़ रखा है। क्लोरीन के पास होता है लोन पेयर, और लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से यहां पे जो रेजोनेंस होगा वो प्लस
आर इफेक्ट होगा, तो मैंने लिख दिया प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। और प्लस रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो मैं यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये मैंने लिख दिया। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। तो जो हेलोजन होता है ना, तो हेलोजन को बेसिकली क्या बोला जाता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोला जाता है। हेलोजन, हेलोजन इज बेसिकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है जी, जो हेलोजन होता है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाता है। क्यों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाता है, क्योंकि हेलोजन क्या कर रहा है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहा है। और ऑर्थो और पैरा क्यों कहलाता है, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों कहलाता है, क्योंकि जब आप इसका रेजोनेंस ड्रॉ करोगे, जो हमने सबसे पहले ड्रॉ किया था पिछली 1-2 क्लास के अंदर, सबसे पहले ही ड्रॉ करा था, तो ऑर्थो और पैरा पे माइनस साइन आ रहा था। ठीक है, तो अगर आप लोग इस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओ, इलेक्ट्रोफिलिक बात कर रहा हूं, वहां न्यूक्लियोफिलिक बात करी थी, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराऊं तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। ये वाले ग्रुप की वजह से जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पर आ रहा है। इस वाली ग्रुप की वजह से जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पर आ रहा है, इसलिए हेलोजन को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और हेलोजन क्या कर रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, इसलिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है ना, दो अलग इफेक्ट लग रहे हैं। जो हेलोजन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कर रहा है। ठीक है, और जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आपका ऑर्थो और पैरा पर आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, रेजोनेंस की वजह से आ रहा है। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने मुझे इंडक्टिव इफेक्ट बता दिया, सर आपने मुझे रेजोनेंस इफेक्ट बता दिया, इन दोनों में कौन सा स्ट्रांग होता है ना। इंडक्टिव इफेक्ट वीक होता है, रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रांग होता है। ठीक है जी, इतनी कहानी समझ में आई। अब वापस इधर आते हैं, उसको भी थोड़ी देर में यूज करूंगा। मैंने आपको क्या बोला कि जो हेलोअरीन्स होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है, बट एट ड्रास्टिक कंडीशन। एक तरीका तो ये बताया, ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अप्लाई कर दो। अब मैं आपको कह रहा हूं कि हेलोअरीन से कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दूं जो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दे। रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल इसका भागा भागा जाएगा कि अब मैं आ रहा हूं। ठीक है, आपने लिया हेलोअरीन, मैं फिर से क्लोरोबेंजीन ही ले लेता हूं। आपने लिया हेलोअरीन, मैं फिर से क्लोरोबेंजीन ले लेता हूं, और इससे आप अटैच करा दो किसको, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड। एक जनरल पॉइंट आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली मैंने आपको बताया, जैसे NO2 ले लो, CHO ले लो, COOH ले लो, एटसेट्रा। ठीक है ना, NO2 ले लो, आपने NO2 ले लिया, COOH ले लिया, CHO ले लिया, एटसेट्रा। ये आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहां पे जोड़ दूं तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो आपका न्यूक्लियोफाइल बड़ी आसानी से यहां पर अटैक कर जाएगा। जितनी डिफिकल्टी न्यूक्लियोफाइल को यहां फेस करनी पड़ रही थी, वहां पे उसको डिफिकल्टी कम होगी। अब एक क्वेश्चन फिर से अराइज हो गया वहां पे कि इलेक्ट्रो विथड्रॉइंग ग्रुप सर ठीक है लगा रहे हैं, अब कहां पे लगाएं, ऑर्थो भी है मेरे पास, पैरा भी है मेरे पास, मेटा भी है। तो ऐसा है, हम तीनों देख लेते हैं एक बारी, तीनों समझ लेते हैं। ऑर्थो पे लगाएंगे क्या होगा, पैरा पे लगाएंगे क्या होगा, मेटा पे लगाएंगे क्या होगा, वो तीनों डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आप इसे कॉपी करो।
कॉपीड। इस प्रोसेस को डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यूज होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट जस्ट अभी यूज कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, एक एक बार लगा के स्टार्ट करते हैं। ऑर्थो पे एक बारी पैरा पे लगा लेंगे, एक बारी मेटा पे लगाएंगे, और उसमें क्या क्या डिफरेंस आएगा उसे हम देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं लगा रहा हूं NO2 ग्रुप को कहां पर, ऑर्थो पर। ठीक है जी, सीधा मैकेनिज्म के बारे में बात करूंगा। जाहिर सी बात है, हमें तो देखना है Cl के प्लेस पे OH को लगाकर, यही देखना है ना। ये लो जी, आपने OH माइनस रेडी कर दिया। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हो, तो OH माइनस यहां पर अटैक करेगा। ठीक है जी, ये पाई बॉन्ड थोड़ा शिफ्ट करते हैं, यहां कर रहा हूं, ठीक है, ताकि प्रोसेस और इजीली समझा पाऊं। आपने OH माइनस को यहां पर अटैक करा, इस कार्बन की वैलेंसी हो गई खराब, है ना। ये क्या करेगा, अपने आप को ठीक करेगा। ठीक कैसे करेगा, इस पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट करके ठीक करेगा। ठीक है जी, तो देखो क्या बनेगा। बेंजीन मेरा एज इट इज, बेंजीन मेरा एज इट इज, यहां पर आ जाएगा माइनस साइन, यहां पे NO2 भी था, इधर Cl, इधर OH। ठीक है, बाकी एज इट इज। समझ आया। अब देखो आपका साइन कहां पर आया, माइनस साइन कौन सी पोजीशन पर आया, ऑर्थो पर आया, और ऑर्थो पे ही NO2 ग्रुप लगा हुआ है। तो जरा देखो इससे क्या आपको सहायता मिलेगी, क्या हेल्प मिलेगी। देखो NO2 ग्रुप बेसिकली ये होता है। ठीक है, पहले तो मैं इसका मेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। ठीक है ना, मेन। अभी इसको 2 मिनट के लिए साइड छोड़ो, मेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। अब ये जो माइनस साइन है ये यहां आ जाएगा। ठीक है, और ये पाई बॉन्ड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ कर देते हैं। यहां आ गया माइनस, पाई बॉन्ड हो गया यहां पे आपका, इधर Cl हो गया, इधर OH हो गया, यहां पे आपका NO2 हो गया। ठीक है जी, अब क्या होगा, यहां माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन इधर शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड का माइनस इधर चला जाएगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ करना होगा, जगह नीचे ड्रॉ कर देता हूं। अगली बार थोड़ा उधर से शुरू करेंगे। पाई बॉन्ड सारे सॉरी, माइनस पाई बॉन्ड, ये वाला NO2 एज इट इज। ठीक है जी, ये Cl और ये OH। और लास्ट स्टेप क्या होगा, ये माइनस यहां, OH को तो बाहर नहीं निकालेंगे वरना अटैक क्यों करा था, Cl को बाहर निकाल देंगे। तो ये आपका आ गया इधर OH, पाई बॉन्ड आपका बन के तैयार हो गया। अब NO2। ठीक है, ये मेरे नॉर्मली तो बनने ही बनने थे, 1 2 3 4, ये तो मेरा बनना ही बनना था, है ना। अब इधर आ जाओ, यहां पे क्या है, ऑर्थो पे ही माइनस साइन है और ऑर्थो पे ही NO2 ग्रुप है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां शिफ्ट हो जाएगी, यहां पे पार्शियल माइनस अभी जनरेट हो जाएगा, और ये वाला जो माइनस है ना, ये वाला माइनस आपका यहां आ जाएगा। तो एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और आ गया, जो उसके नीचे बना रहा हूं। ये मेरा सीधा बनेगा, इसको मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया। यहां आ गया आपका डबल बॉन्ड NO, अब इधर माइनस हो गया है, पाई बॉन्ड मेरा एज इट इज, Cl और OH। ठीक है, फिर क्या होगा, ये माइनस वापस यहां आ जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड वापस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ऑर्थो पोजीशन पे था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका मतलब माइनस साइन था, और वहीं पर ही NO2 ग्रुप भी बैठा हुआ था। NO2 ग्रुप ने क्या करा, फटाक से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली। तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबलाइज हो गया। स्टेबलाइज हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इजी हो गई। ये तब है जब ऑर्थो पे लगाया। अब चलते हैं मेटा पर। अब मैं मेटा पे लगाऊंगा। ठीक है, मेटा पे NO2 ग्रुप लगा, इसे कॉपी करो। मैं फिर से ड्रॉ करूंगा थोड़ा साफ साफ।
कॉपीड, पहले ये सबसे पहला है, ये जब मैंने ऑर्थो पे लगाया, ठीक है ना, NO2 ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है आपका NO2 ग्रुप एट मेटा पोजीशन, NO2 ग्रुप एट मेटा पोजीशन। पहले राइट साइड वाला कॉपी करो। रब कर दूं, रब कर दूं। अब इधर देखो मेटा वाला, अब NO2 ग्रुप मैंने मेटा पोजीशन पे लगा दिया, NO2 ग्रुप मैंने मेटा पोजीशन पे लगा दिया। OH माइनस को तो यहीं पर अटैक कराना है, पाई बॉन्ड आपका यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। भाई पाई बॉन्ड तो शिफ्ट होना बनता ही है, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी ना, तो माइनस साइन यहां आ गया। अब रेजोनेंस माइनस साइन आपका यहां चला जाएगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड में, सॉरी ये वाला पाई बॉन्ड माइनस में यहां कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वाला माइनस यहां चला जाएगा, पाई बॉन्ड माइनस में यहां कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस साइन यहां आ गया, ये आपका Cl हो गया, यहां OH हो गया, पाई बॉन्ड लास्ट स्टेप, माइनस साइन यहां आ जाएगा, Cl माइनस यहां चला जाएगा। OH पाई बॉन्ड और NO2। अब आप ये देखो, अब की बार जो मैंने NO2 ग्रुप लगाया हुआ था वो मेटा पोजीशन पे लगाया हुआ था, और मेरा माइनस साइन कहां कहां पर आ रहा है, ऑर्थो पर आ रहा है, पैरा पर आ रहा है, मेटा पे तो वो आ ही नहीं रहा। जब मेटा पे माइनस साइन आ नहीं रहा है तो NO2 ग्रुप उसको स्टेबलाइज ही नहीं कर पा रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू नहीं कर रहा है स्टेबलाइज। अगर आप पिछला वाला केस देखो, वहां पे रेजोनेंस बनाया था मैंने, यहां पे जो आपका माइनस साइन है वो स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है, किसकी वजह से, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से बस, बट इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से तो हो पा रहा है। भाई इंडक्टिव इफेक्ट तो यहां पे अपना काम कर रहा है, NO2 ग्रुप ने रेजोनेंस इफेक्ट ही तो नहीं शो करा ना। जो मैंने भी NO2 को एक्सपेंड करा था, रेजोनेंस ड्रॉ करा था, NO2 ग्रुप ने रेजोनेंस ही तो नहीं शो करा ना। इंडक्टिव इफेक्ट तो फिर भी शो करेगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पे भी होगी, बट जितनी बढ़िया ऑर्थो वाले पर होगी, जितनी बढ़िया पैरा वाले पे होगी, उतनी बढ़िया नहीं होगी मेटा पे। ठीक है, पहले आप इसे कॉपी करो। अब आप लिखो NO2 ग्रुप एट पैरा पोजीशन, NO2 ग्रुप एट पैरा पोजीशन। अब मैं NO2 ग्रुप को पैरा पोजीशन पे लगाऊं तो क्या होगा, पैरा पोजीशन, अब मैं क्या कर रहा हूं, NO2 ग्रुप को पैरा पोजीशन पे लगा रहा हूं। ठीक है, लगा दिया, इधर यहां पे भी आपका पैरा पोजीशन पे ही रहेगा NO2 ग्रुप।
ठीक है, माइनस साइन आप सारा इधर सेम रहेगा। अब इधर देखो, इधर क्या होगा, माइनस साइन आपका यहां पर है जो इधर कन्वर्ट हो रहा था, और यहां पे NO2 ग्रुप भी लगा हुआ था जिसको मैंने ऐसे एक्सपेंड कर दिया। अब इधर देखो क्या होगा, ये वाला माइनस यहां पे मल्टीपल बॉन्ड बना लेगा और ये वाला पाई बॉन्ड आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नीचे ड्रॉ कर रहा हूं मैं। तो ClOH नाइट्रोजन, ये आपका O माइनस हो गया, ये आपका O हो गया, और बाकी सारा एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ठीक है ना। अब ये माइनस वापस यहां आ जाएगा, सॉरी, ये माइनस वापस यहां आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड आपका वापस यहां कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ये देखो, फिर से आपका जो कार्ब अनाइन बन रहा था, जो माइनस साइन आपका पैरा पोजीशन पर आ रहा था, वो स्टेबलाइज हो रहा है NO2 की वजह से। और कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट। तो ऑर्थो भी स्टेबलाइज हो रहा है। जो बीच में इंटरमीडिएट आपका बन रहा है वो ऑर्थो वाले केस में स्टेबलाइज हो रहा है, पैरा वाले केस में स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। मेटा वाले केस पे रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज नहीं हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज हुआ। और इंडक्टिव इफेक्ट तो वीक होता है रेजोनेंस इफेक्ट की कंपैरेटिवली। तभी तो मैंने बोला कि ऑर्थो पैरा मेटा पे सबसे लीस्ट मेटा आपका होगा जो कार्बनाइन को स्टेबलाइज करेगा। तो अब आपको समझ में आ गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों हो रही है जब आपने बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, है ना। ऑर्थो भी देख लिया, पैरा भी देख लिया, मेटा भी देख लिया। कॉपी करो। सर वहाँ पे NO2 आएगा ना? हाँ हाँ हाँ, सॉरी, यहाँ पे भी NO2 आएगा और इधर भी NO2 आएगा। आगे बढ़े, दोबारा सुन लो। ऑर्थो पोजीशन पे जब NO2 ग्रुप लग रहा है, पैरा पोजीशन पे जो NO2 ग्रुप लग रहा है, वो कार्बनाइन इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर रहा है रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से भी और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी, है ना। मेटा पोजीशन पे जो आपका NO2 ग्रुप लग रहा है वो कार्बनाइन को स्टेबलाइज कर रहा है बाय इंडक्टिव इफेक्ट ओनली। रेजोनेंस इफेक्ट वहां नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि माइनस साइन आपका मेटा पोजीशन पे आ ही नहीं रहा था। कैसे करता है NO2 रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज? तो क्या बचा? इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ऑर्थो पैरा पे भी अप्लाई हो रहा है। वहां पे दो इफेक्ट अपना रोल प्ले कर रहे हैं, रेजोनेंस इफेक्ट भी, इंडक्टिव इफेक्ट भी। बट मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट अपना रोल प्ले कर रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट आपका वीक होता है। ठीक है, तो इसमें आप लिख लो कार्बनाइन intermediate produced in case of ortho and para. Ortho and para chloronitrobenzene, carb anion
intermediate produced in case या formed in case of ortho and para chloro nitrobenzene are stabilized by both resonance effect and inductive effect. Both resonance effect and inductive effect. Both resonance effect and inductive effect. Whereas carbonyl intermediate formed in case of metachloronitrobenzene, whereas carbonyl intermediate formed in case of metachloronitrobenzene is stabilized only by inductive effect, is stabilized only by inductive effect, ब्रैकेट में लिख लेना माइनस आई इफेक्ट, is stabilized only by inductive effect, in bracket write minus I effect. ठीक है जी, क्या लिखा, माइनस आई इफेक्ट, और एक लाइन और लिख लो नीचे अलग से, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ वीक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट इज अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट इज अ वीक इफेक्ट और रेजोनेंस आपका स्ट्रॉन्ग होता है इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरेटिवली. रेजोनेंस हो गया आपका, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट एक ही कहते हैं, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है इन दोनों में. रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट कभी सुना होगा आप लोगों ने, ये वीक इफेक्ट, ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है. इंडक्टिव इफेक्ट आपका वीक इफेक्ट होता है. तो एक बात बताओ, जो आपका कार्बनाइन है ऑर्थो वाले केस के अंदर भी, पैरा वाले केस के अंदर भी, मेटा वाले केस के अंदर भी स्टेबलाइज तो हो रहा है ना. ये तीनों के तीनों कार्बनाइन आपके किससे ज्यादा स्टेबल होंगे, मतलब तीनों के तीनों केसेस से जो कार्बनाइन इंटरमीडिएट बनेगा वो स्टेबल होगा ना. किस वाले कार्बनाइन से, क्लोरोबेंजीन वाले से. क्लोरोबेंजीन तो लीस्ट में चला गया ना. चलो अब आप हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक हमने देख ली है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अराइल हैलाइड विनाइल हैलाइड नॉर्मली नहीं देता है, ठीक है. देता है तो ड्रास्टिक कंडीशन पे देता है. ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब होता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर. फिर मैंने आपको क्या बताया कि आप हेलोअरीन से या विनाइल हैलाइड से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दो तो जो बीच में इंटरमीडिएट बनता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, वो इंटरमीडिएट आपका स्टेबलाइज हो जाता है. इंटरमीडिएट स्टेबलाइज हो जाता है तो हेलोअरीन्स आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना शुरू कर देता है. ठीक है जी. अब आप हेडिंग डाले फटाफट से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसमें गिनती की 4 से 5 रिएक्शन देखनी है और उसके बाद आपकी बच जाएगी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी. कोशिश करेंगे कल चैप्टर को नमस्ते करने की. ठीक है जी. नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, जिसमें से एक रिएक्शन सबसे पहले पढ़ते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्लोरोबेंजीन लिया आपने और क्लोरोबेंजीन के अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, Cl2 ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. क्या होगा, एक बारी Cl को ऑर्थो पे लगा दो, एक बारी पैरा पे लगा दो. एक बारी Cl को ऑर्थो पे लगा दो और एक बारी पैरा पे लगा दो. सर 10 दिन से ग्रुप ही लगा रहे हैं सर, हम चैप्टर ही खत्म होकर आज ही नहीं हो रहा. ठीक है, तारो. एडिशन ऑफ हेलोजन हुआ है ना, हेलोजिनेशन बोल सकता हूं. ठीक है ना, ये हेलोजिनेशन रिएक्शन हो गई आपकी, आपकी क्या, सबकी. ठीक है ना. एडिशन ऑफ हेलोजन इज नोन एज हेलोजिनेशन रिएक्शन. अब नाइट्रेशन देखते हैं. फिर से लो क्लोरोबेंजीन.
कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लो विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। NO2 ग्रुप को एक बारी ऑर्थो पे लगा दो, एक बारी पैरा पे लगा दो, खत्म। NO2 ग्रुप को एक बारी ऑर्थो पे लगा दो, एक बारी पैरा पे लगा दो, खत्म। एक बारी ऑर्थो पे लगा दिया, एक बारी पैरा पे लगा दिया। एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप इज नोन एज नाइट्रेशन। हमें पता है ना ये NO2 ऑर्थो और पैरा पे क्यों लग रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही बताया था जब क्लास स्टार्ट करी थी। हेलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर रहा होगा, बट क्योंकि हेलोजन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो स्लोली कर रहा होगा। ठीक है, आगे देखो। नाइट्रेशन के बाद है सल्फोनेशन। नाइट्रेशन के बाद है सल्फोनेशन। बस आपको न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, आपको इस केस में इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे यहां पे इलेक्ट्रोफाइल आपका Cl+ बनेगा, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल आपका NO2 बनेगा। ठीक है जी, फिर से ले लो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करो। एक बारी SO3H ग्रुप को लगा दो ऑर्थो पे, एक बारी लगा दो पैरा पे। ठीक है, SO3H ग्रुप एक बारी ऑर्थो पे रख दो और एक बारी पैरा पे रख दो। ये हो गया आपका सल्फोनेशन। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, इसके बाद है आपका फ्रीडल क्राफ्ट, जो इंपॉर्टेंट है काफी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, जिसमें दो हमें डिस्कस करनी है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। पहले एल्काइलेशन देख लेते हैं, पहले एल्काइलेशन देख लेते हैं। कुछ नहीं है एल्काइलेशन, वो भी बड़ा सिंपल सा है। आपने लिया क्लोरोबेंजीन, आपने लिया क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन में आपने ऐड कर दिया एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एक बारी मिथाइल को आप ऑर्थो पे लगा दो, एक बारी मिथाइल को आप पैरा पे लगा दो। सब में मैं एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा हूं, बस आपको इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आपको इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है जी, और लास्ट बचा आपका एसाइलेशन। लास्ट आपका बचा एसाइलेशन। फिर से क्लोरोबेंजीन लो, फिर से क्लोरोबेंजीन लो, CH3COCl ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, इधर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ये होगा CH3CO। तो एक बारी CH3CO को लगा दो ऑर्थो पे, इस तरीके से। जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से ही जोड़ना होता है। बॉन्ड टूटेगा इधर से तो उधर से ही जोड़ रहा हूं। ठीक है, एक बारी COCH3 को ऑर्थो पे लगा दो और एक बारी आप लगा दो उसे पैरा पे। लो, केमिकल रिएक्शंस खत्म हो गई। अब आपकी बस बची फिजिकल प्रॉपर्टीज। कोई डाउट है? ठीक है जी, तो आज हमने सारी पॉसिबल रिएक्शंस कवर कर ली। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। लेट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री related videos subscribe my channel. Thank you.